Good morning students. Welcome to class 10 SST, the chapter number 3 of your history portion, retaliation and the struggle of British Empire. Students, in our last few classes of this chapter, we discussed the many events begun in the British Empire in the British India, and also discussed the tribal movements in our last class. And after that we started the new topic, the revolutionaries movement. Okay students, in this revolutionaries movement we studied about the many revolutionaries just like the V.D. Savarkar and many of the Maharashtras, है ना। तो चापेकर ब्रदर्स हमने पढ़ा, हमने V.D. सावरकर के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस क्लास के अंदर, आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम लोग बच्चों दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक तो हम लोग अपना रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन में आज बंगाल के अंदर जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके बारे में रीड करेंगे, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पीसेंट्स मूवमेंट ऑफ द इंडियन ईरा और ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में बच्चों जितने भी पीसेंट मूवमेंट्स हुए हम लोग उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, और इनके मेन रीजंस भी पढ़ेंगे। तो एक चीज और कि आपका जो ये चैप्टर 3 है इसमें से ट्राइबल मूवमेंट्स पूरा एक क्वेश्चन आता है, पूरा कंटेंट आता है। सेकेंडली रिवॉल्यूशनरीज, इसमें से V.D. सावरकर मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा वाला जो बच्चों क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बनते हैं। इसके अलावा अगर आपके इस चैप्टर में से और कोई एक ऐसे टाइप में अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो बच्चा वो बनता है आपका पीसेंट मूवमेंट्स, जिसमें आपको कोई भी पर्टिकुलर एक पीसेंट मूवमेंट दिया जाएगा और उसकी पूरी डिटेल आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती रही है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो थर्ड चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे टाइप क्वेश्चन के व्यू से अगर देखें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि अकेला ये चैप्टर जो है 5 to 6 मार्क्स जो है ये कंटेन करता है। तो इसी के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का जो टॉपिक है द रिवॉल्यूशन इन द बंगाल, और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे द पीसेंट्स मूवमेंट, रीजन ऑफ पीसेंट मूवमेंट एंड द इम्पोर्टेंट पीसेंट मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों, कल हमने रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, वे सारे के सारे महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, और बच्चों आज जो हम रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी तक जो रिवॉल्यूशनरी, जैसे हमने श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ा, हमने चापेकर ब्रदर्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने V.D. सावरकर के बारे में पढ़ा, ये सारे लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो ये महाराष्ट्र के रिवॉल्यूशनरीज थे। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बंगाल के रिवॉल्यूशनरी। इसमें कुछ खास बच्चों ध्यान रखने लायक कोई ये कह सकते हैं कि कोई एक इवेंट नहीं है, इसमें हम कई सारे छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे अपने। तो देखते हैं बंगाल के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी ये ऑर्गेनाइजेशन थे इनको कौन ऑपरेट कर रहा था, कुछ फेमस बुक्स और मैगजीन्स के बारे में जानेंगे, कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का सब टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन द बंगाल। बंगाल में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किस तरह से ऑपरेट हो रहा था वो देख रहे हैं। द एमएस पी मिश्रा, नाम है पी मिश्रा, पंडित मिश्रा, इन द बंगाल फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति। ये बच्चों आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। बंगाल के अंदर हम लोग कल बच्चों अगर आपको याद हो तो जब हमने V.D. सावरकर के बारे में पढ़ा था तो वी आल्सो स्टडीड अबाउट द partition of Bengal in the 1905 AD, and we also discussed that this partition was the very कह सकते हैं कि very dangerous and the very sensitive part of the British Empire, क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जो थे ब्रिटिशर्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था 1905 के अंदर, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो इसी बंगाल के पार्टीशन को पूरी कंट्री ने अपोज किया था, पूरी जो इंडिया के सारे लोग हैं वो यूनाइटेड होकर इसको अपोज कर रहे थे कि भारत जो है, इंडिया जो है वो हमेशा से ही यूनाइटेड रहा है, और हमारी कंट्री के कोई जो है कोई आउटसाइडर हमारी कंट्री में आकर देश का विभाजन या देश का कंट्री का पार्टीशन नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर
लगभग पूरी इंडिया के अंदर गुस्सा था और इसीलिए 1905 के अंदर जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो यहाँ पर पी मिश्रा जो कि एक रिवॉल्यूशनरी थे बंगाल के, इन्होंने अनुशीलन समिति के नाम से एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो पहला मोस्ट क्वेश्चन ये आपका यहाँ से बन जाता है इस टॉपिक में से कि अनुशीलन समिति जो थी इनके फॉर्मर कौन थे, तो पी मिश्रा जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन द 1905 द पॉलिटिकल रिवॉल्ट अरोज इन द बंगाल आफ्टर द पार्टीशन। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों की 1905 जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पूरी बंगाल के अंदर जो है पॉलिटिकल रिवॉल्ट शुरू हो गया। पॉलिटिकल रिवॉल्ट क्या? पॉलिटिकल रिवॉल्ट का मतलब कि ये वो समय है जब कांग्रेस इंडिया की इकलौती और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी और इसी के साथ में बाद में कई सारी छोटी बड़ी पार्टीज इंडिया के अंदर बनी और इन सारी पार्टीज ने अपोज किया था कि 1905 में जो बंगाल का डिवीजन किया गया बिल्कुल गलत था और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस 1905 के रिवॉल्ट को वापस कैंसिल करे। ठीक है, तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद में यहाँ पर कई सारे पॉलिटिकल रिवॉल्ट भी शुरू हुए और इसके अलावा देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू फ्री इंडिया। अब 1905 में जो पॉलिटिकल रिवॉल्ट शुरू हुए उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो बंगाल का पार्टीशन कैंसिल करना तो था ही, लेकिन इसी के साथ में इंडिया की फ्रीडम के लिए ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स और ज्यादा कह सकते हैं कि फैले भारत के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 1905 बद्री नारायण कुमार घोष। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बद्री नारायण कुमार घोष रिटन अ बुक भवानी मंदिर। In this book he gave detailed information about the अनुशीलन समिति। याद रखना बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में हाफ-ईयरली में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछे जाते रहने वाले क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर 3 क्वेश्चन जो बन रहा है, नंबर 4 क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये है कि यहाँ पर भवानी मंदिर क्या थी। ये एक बुक थी, इसके ऑथर कौन थे, राइटर कौन थे, तो बद्री नारायण कुमार घोष जो बंगाल के रहने वाले रिवॉल्यूशनरीज थे। 1905 के अंदर ये जो अनुशीलन समिति बनाई गई थी जो पी मिश्रा ने बनाई थी, ये अनुशीलन समिति रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो कहने का मतलब बंगाल के अंदर क्रांतिकारियों को मदद देना और साथ में कई सारी ये कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इस समिति की प्लानिंग क्या थी, ये सारी डिटेल भवानी मंदिर नाम की इस बुक के अंदर लिखी गई थी कि एक्चुअल के अंदर ये अनुशीलन समिति क्या है, इसका मेन प्रोपोगेंडा क्या है, क्या चाहती है ये समिति। तो टोटल मिला के भवानी मंदिर किसी देवी पर लिखी गई या किसी मंदिर से रिलेटेड बुक नहीं थी। एक्चुअल में क्या था बच्चों कि पहले ये हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड, आप खुलकर वहां पर ब्रिटिशर्स को अपोज नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को पता चलता कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये रिवॉल्यूशनरी हमारे अगेंस्ट में काम कर रहा है, हमारे खिलाफ कुछ प्रिंट कर रहा है, तो ऐसे में होता ये था कि आपकी वो मैगजीन, आपका वो अखबार पूरी तरह से बैन कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स की नज़र से बचाते हुए अपनी प्लानिंग को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इवेंट्स है उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए बुक्स के नाम इस तरह से रखे जाते थे कि ब्रिटिशर्स को उनके ऊपर शक ना हो। तो यहाँ पर ये भवानी मंदिर बुक लिखने वाले बद्री नारायण कुमार घोष थे, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैगजीन सच एज द युगांतर एंड द संध्या आल्सो स्टार्टेड पब्लिश एंटी ब्रिटिश ओपिनियन। इसी के अलावा बंगाल के अंदर 2 मैगजीन शुरू की गई बच्चों। एक मैगजीन का नाम था युगांतर, दूसरे का नाम था संध्या। दोनों मैगजीन्स के अंदर एंटी ब्रिटिश ओपिनियंस जो थी वो प्रिंट की गई। मतलब यहाँ पर मैगजीन्स के अंदर जो कुछ भी पब्लिश किया जाता था वो सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन बुक्स को, इन मैगजीन्स को पढ़ने वाले लोग या मोस्टली जो इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं इंडिया की फ्रीडम फाइट से या ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिशर्स एक्चुअल में हमारी कंट्री को किस तरह से डैमेज पहुंचा रहे थे, ये सारी इंफॉर्मेशन इन बुक्स के अंदर लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बुक
पब्लिश होने लगी। इस बुक के अंदर जितने भी इंडिया के सोल्जर्स थे, बंगाल के सोल्जर्स थे, उनको रिवॉल्यूशनरीज की तरफ से ये सलाह दी गई या ये रिक्वेस्ट की गई कि इंडिया में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज एक्टिव है उन सबको वेपन्स, आर्म्स और एम्यूनेशंस की हेल्प सोल्जर्स करें। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट पहुंचाई गई कि इंडिया के जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उन तक हथियार पहुंचाए जाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बंगाल का जो ये मूवमेंट है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है बच्चों, कहीं ना कहीं 1905 के बंगाल पार्टीशन के कारण ज़्यादा कह सकते हैं कि फैला। कई सारी मैगजीन्स, कई सारी बुक्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स उस समय में प्रिंट हुए जो एंटी ब्रिटिश ओपिनियन रखते थे या एंटी ब्रिटिश थे। ठीक है, तो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जिनके अंदर लिखा गया। कई सारे लोग बंगाल के अंदर अपोज कर रहे थे कि इस तरह से इंडिया का या बंगाल का पार्टीशन करना बिल्कुल गलत है, जिसका रिजल्ट बच्चों हम लोग आज भी देख रहे हैं कि जिसे हम बांग्लादेश एक कंट्री के नाम से जानते हैं, किसी समय में ये जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना गया और उसी का नतीजा था ये 1905 में जो पार्टीशन किया गया, उसी का ये नतीजा था कि आज बांग्लादेश जो इंडिया का हिस्सा होते हुए भी इंडिया से अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हमारा रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट वाला जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। ध्यान रखिएगा कि मोस्टली वी.डी. सावरकर वाला और श्यामजी कृष्ण वर्मा वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से लगभग आता है। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार ये हो सकता है कि बंगाल का पार्टीशन में से अगर पूरा क्वेश्चन का कंटेंट पूछ ले और नहीं भी पूछे तो यहाँ से कुछ बुक्स, कुछ मैगजीन्स के नाम और जैसे अनुशीलन समिति है ना, और इसके अलावा हमने पढ़ा भवानी मंदिर ये बुक है, इनके ऑथर्स के बारे में पूछा जाता रहा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं पीसेंट मूवमेंट की। अब देखिए बच्चों, 1857 का रिवॉल्ट आप लोग क्लास 9 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमारी क्लास के अंदर भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 1857 का जो रिवॉल्ट था इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम फाइट माना गया। मोस्टली जो जमींदार्स या जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो प्रिंसली स्टेट के जो कह सकते हैं कि जो रूलर्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर अभी हमने पढ़ लिया ट्राइबल मूवमेंट्स, जिसमें इंडिया की जितनी भी मोस्टली अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ मिलने वाली जितनी भी ट्राइब्स थी, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में मूवमेंट्स के रिवॉल्ट के, जिसमें हम पढ़ चुके हैं सन्यासी पढ़ चुके हैं, कोल पढ़ चुके हैं, इसके अलावा भील रिबेल पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बताती है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हर कोई था, चाहे वो ट्राइब्स है, चाहे वो पीसेंट्स है, चाहे वो सोल्जर्स है, चाहे वो जमींदार है, चाहे वो मनी लेंडर्स है, हर एक सेक्शन ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहा था। कोई नहीं चाहता था कि ये आउटसाइडर इंडिया को और ज्यादा आगे तक कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करे। ठीक है, अब यहाँ पर पीसेंट मूवमेंट क्यों? क्या किसान या जो हमारी कंट्री के फार्मर थे, क्या वो भी ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे? और अगर अपोज कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? तो पहली बात तो बच्चों ये समझ लीजिए कि हम लोग बात करें 17th-18th सेंचुरी की। ठीक है, वो समय जब इंडिया की 70 से 80% और 80% ही क्यों 95% पॉपुलेशन पीसेंट और फार्मर सेक्शन से बिलोंग करती थी। आज भी आपको बच्चों पता होगा कि कम से कम 70 to 60% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब भारत जो है किसानों का देश है। आपने ये हिंदी में कई बार लाइन सुनी होगी कि भारत को किसानों का देश कहा गया। क्यों? क्योंकि आज की मोस्टली पॉपुलेशन के जितने भी अगर हम 17th-18th सेंचुरी की बात करें, ठीक है ना, और अभी तक की भी बात करें तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि लगभग जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पीसेंट और फार्मर्स थे। बाद में जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो लोगों ने विलेज को छोड़कर सिटीज में आ गए और यहाँ पर इन्होंने एज अ फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स की तरह काम करना शुरू किया। तो ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो पीसेंट सबसे बड़ा सेक्शन था या सबसे बड़ा ग्रुप था जिसको ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया, सबसे ज़्यादा इन लोगों का शोषण हुआ। जगह जगह पर हर एक बात में इन लोगों से दुनिया भर का टैक्स जो था वो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे। जब ये ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं दे पाते थे जो पीसेंट थे, तो इनकी जो जमीनें थी वो इनसे छीन ली जाती थी।
जाली या फेक डॉक्यूमेंट्स इनकी जमीनों के बनाए जाने लगे, जबरदस्ती इनसे इंडिगो की प्लांटेशन करवाया जाने लगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, इंडिया में जब जब अगर आप देखें बच्चों की वेस्ट बंगाल के पास देखें, उड़ीसा के पास देखें, बिहार के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर ये ऐसा रीजन है जहाँ पर हर साल बारिश के आते ही बाढ़ आ जाती है, फ्लड की कंडीशन बनती है। इसी तरफ अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चले जाए, ठीक है ना, साउथ इंडिया से मतलब महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो मोस्टली अकाल या फेमाइन की कंडीशन यहाँ बनती है। तो फेमाइन और फ्लड जैसे कंडीशन में भी जबरदस्ती फोर्सफुली एक फार्मर से लैंड रिवेन्यू टैक्स कलेक्शन किया जाता था। और यही नहीं, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो टैक्स कलेक्ट करती थी, साथ में वहां पर जो जमींदार होते थे, जो मनी लैंडर्स होते थे बच्चों, वो भी इन पीसेंट से जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और टैक्स भी कितना, 50 से 70% तक इनकी जो इनकम थी, इनकी जो हार्वेस्ट था, वो सारा का सारा टैक्स में चला जाता था। तो इंडिया में पीसेंट्स की कंडीशन सबसे बुरी थी। ऐसा कहते हैं कि एक फार्मर अपने फार्म में, अपने लैंड पर प्रोडक्शन के बाद में उसके पास इतना अनाज नहीं बचता था कि जिससे वो अपनी फैमिली का गुजारा चला सके। तो बच्चों आप समझ लीजिए कि जहाँ पर एक फार्मर 10 से जो है ग्रेन अगर प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब 10 बोरी अगर गेहूं या कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें से 7 सैक्स जो है, 7 बोरी तक जो था उनका टैक्स में और रिवेन्यू कलेक्शन में चला जाता था। तो पीछे कुछ नहीं बचता था पीसेंट्स के पास, ठीक है। तो इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया में सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन जो थी वो पीसेंट्स की थी, ठीक है। पीसेंट्स की क्यों थी? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी उसी समय पीसेंट की भी थी, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन से जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो पीसेंट से ही होता था, ठीक है। तो पीसेंट मूवमेंट हम लोग बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा कुछ रीजन जो थे वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ब्रिटिश सिस्टम gave rise to a new breed of the land owner। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने, बच्चों आपको ये तो पता ही है, अभी तक हम लोग 2 चैप्टर जो है अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ हमने जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि बड़ी बड़ी जो प्रिंसली स्टेट होते थे, जो रियासतों के राजा होते थे, ये लोग जितने भी इनके अंडर में एरिस्टोक्रेट या अमीर लोग होते थे, उनको ये कई सारे गांव जो थे वो ग्रांट में दे देते थे, और वहां से ये जमींदार जो थे वो टैक्स कलेक्ट करके और उस अपने ओनर को, अपने रूलर को जमा कराते थे, और कुछ हिस्सा जमींदार अपने खर्चे के लिए अपने पास रखते थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इन्होंने यहाँ पर एक नया मनी लैंडर्स का एक नया ब्रीड, एक नई नस्ल कह सकते हैं, एक नया सेक्शन बना दिया। ये मनी लैंडर्स थे जो धोखे से जो गरीब पीसेंट्स होते थे उनको पहले तो टैक्स चुकाना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, किसानों को। तो जब किसान के पास पैसा नहीं होगा, फार्मर्स के पास, तो वो क्या करेंगे? लोन लेंगे। लोन किससे लेंगे? जिनके पास पैसा होगा, बड़े बड़े मनी लैंडर्स के पास जाएंगे, ठीक है। जब मनी लैंडर्स के पास लोन लेने जाएंगे तो यहाँ पर इनको अपनी जो खेती की जमीन थी वो गिरवी रखनी पड़ती थी, और ये मनी लैंडर्स क्या करते थे? जालसाजी करते थे, इनके साथ फ्रॉड करते थे, झूठे किताब, क्योंकि उस समय पीसेंट बच्चों पढ़े लिखे नहीं होते थे, लिटरेट नहीं थे, तो इन लोगों से इनके अंगूठे के निशान लिए जाते थे, थंब प्रिंट ले लिए जाते थे, ठीक है। और इन थंब प्रिंट के बेस पर इन पीसेंट की जमीन ये मनी लैंडर्स अपने नाम करवा लेते थे, और इस तरह से यहाँ पर इंडिया में ये ब्रिटिश सिस्टम के कारण नई लैंड ओनर्स की तैयार हो गई, मतलब धोखे से हड़पी हुई जमीन इन लैंड ओनर्स के पास बन गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द फार्मर्स गेट इन द clutch of the money lenders and traders due to the excessive burden of the government tax imposed by the money lenders। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो पीसेंट थे इंडिया के, वो 2 तरह के टैक्स दे रहे थे। एक टैक्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था, दूसरा टैक्स जो ये अपने लोकल जमींदार को देते थे, ठीक है। आगे देखें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रीडी एंड द करप्ट मनी लेंडर्स मेड द लाइफ ऑफ फार्मर्स मिजरेबल। तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम था, यहाँ के जो मनी लेंडर्स थे, यहाँ के जो जमींदार थे, इन सब ने मिलकर पीसेंट्स की जो लाइफ थी उसको मिजरेबल बना दिया, बहुत ही बदतर बना दिया। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मेन रीजंस जिसके कारण ये पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं द रीजन ऑफ पीसेंट मूवमेंट। नंबर 1 रीजन, लैंड
ब्रिटिशर्स। सबसे पहला कारण था ब्रिटिशर्स की लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। लैंड रिवेन्यू का मतलब लगान, जमीन की नाप करके या जमीन का या इनकी जो फर्म्स थे इनका मेजरमेंट करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स वसूल किया जाता था वो लैंड रिवेन्यू होता था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स को ये फार्मर्स लैंड रिवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता था, कैदी बना दिया जाता था, मारपीट की जाती थी, इनसे इनकी जमीनें जो गवर्नमेंट है वो छीन लेती थी। ठीक है, अगला है कंटिन्यूअसली फेमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सबसे बदतर हालत पीसेंट्स की बच्चों कब होती थी? जब फेमाइन की कंडीशन आती थी। भारत के अंदर आपको पता है कि मॉनसून बेस रहता है, हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून बेस्ड है, मतलब जब बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। और अगर हम महाराष्ट्र और साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर बारिश कब होती है? आज की तारीख में भी आप देख लीजिए कि अपने महाराष्ट्र का जो साउथ वाला रीजन है यहाँ पर अभी भी बारिश की कमी पाई जाती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, जिसके कारण कई सालों तक फेमाइन की कंडीशन रहती थी। इतनी बुरी कंडीशन होती थी कि लोग भूख के मारे मर जाया करते थे, जिसमें पीसेंट्स की हालत खराब थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंटिन्यूस फेमाइन के कारण पीसेंट्स की कंडीशन और खराब हो गई, क्योंकि फेमाइन हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, खेती नहीं हो रही, फिर भी क्या देना पड़ रहा है? रिवेन्यू देना पड़ रहा है। ठीक है, अगला है एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स बाय द जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। एक्सेसिव का मतलब जरूरत से ज्यादा लैंड रिवेन्यू, मतलब ये जो जमींदार से जो मनी लेंडर्स थे ये अपनी मन मर्जी से टैक्स कलेक्शन करते थे, जिससे पीसेंट्स की जो कंडीशन थी वो और ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों चौथा जो रीजन है पार्ट प्रिपरेशन ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स बाय द ट्रेडर्स। फेक डॉक्यूमेंट्स आप समझ गए होंगे, अभी मैंने बताया कि ये पीसेंट इंडिया में जो थे वो इलिटरेट थे, कागज में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन इनको ये पता था कि हमें कर्ज चुकाना है, और कर्ज चुकाने के लिए मनी लेंडर्स पैसा कब देंगे? जब आप अपनी जमीन वहां पर मॉर्टगेज कर दो या अपनी जमीन गिरवी रख दोगे। ठीक है, तो ये जो मनी लेंडर्स होते थे ये फेक डॉक्यूमेंट्स पर इनके सिग्नेचर ले लेते थे या थंबप्रिंट ले लेते थे, और कागज में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है वो फार्मर्स को बिल्कुल नहीं पता। जबकि असली चीज ये थी कि ये ओनर्स बन जाते थे उस फार्मर की जमीन के, और जैसे ही मौका मिलता था, जब फार्मर अपना टैक्स, अपना लोन नहीं पे कर पाता था, तो ये उनकी जमीनें हड़प लेते थे। ठीक है, तो ये मेन रीजन थे पीसेंट मूवमेंट के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, शुरू करेंगे हम अपना पीसेंट मूवमेंट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों बंगाल के अंदर जो पीसेंट मूवमेंट हुआ वो। इससे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सबसे पहले दुनिया में इंग्लैंड में लगी। अब जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी तो सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी, कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें इंग्लैंड के अंदर लगना शुरू हुई। अब इन कपड़ों को रंगने के लिए या इनको डाई करने के लिए इंडिगो की जरूरत पड़ती थी। अब ये इंडिगो क्या होता है बच्चों? इंडिगो का मतलब होता है नील। आपको पता है नील की खेती होती है, नील का जो पौधा होता है वो अगर आप कंटिन्यू देखें कि अगर कोई फार्मर अपने लैंड पर या अपने फार्म हाउस पर उसको उगाएगा तो आने वाले 3-4 सालों बाद में वो जो जमीन है जहाँ पर इंडिगो प्रोडक्शन हुआ है, कल्टीवेट हुआ है, वो जमीन पूरी तरह से बैरन लैंड हो जाएगी, बिल्कुल काम की नहीं रहेगी, क्योंकि उस सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो उसको ये जो इंडिगो प्लांटेशन है ये डैमेज पहुंचाता है। तो यहाँ पर रीजन क्या था, पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ। बंगाल के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फार्मर्स को फोर्स कर रही थी कि अपने लैंड फॉर्म का 1/4 पार्ट पर इंडिगो उगाना कंपल्सरी कर दिया इन लोगों ने। ब्रिटिशर्स का कहना था कि चाहे फार्मर के पास कितनी भी जमीन हो, लेकिन जमीन का 1/4 पार्ट पर क्या उगाओगे? इंडिगो उगाओगे। फोर्सफुली जबरदस्ती इन लोगों से ये काम करवाया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 3-4 साल बाद में फार्मर्स की जो पूरी लैंड थी वो पूरी तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब वो जमीन खराब हो गई है ना। तो इसीलिए बाद में बंगाल के रहने वाले जो पीसेंट थे उन्होंने इस रिवोल्ट किया, अपोज किया कि वे इंडिगो प्रोडक्शन कल्टीवेशन हमारी अपनी जमीन पे नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये थी कि लैंड रिवेन्यू जो टैक्स वसूल किया जाता था उसको भी पीसेंट्स ने देना बंद कर दिया। तो ये 2 रीजन थे जिसके कारण बंगाल के अंदर ये पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो आप देख लेते हैं क्या था मेन इवेंट।
In this revolt, farmers were assisted by the जमींदार, मनी लेंडर्स एंड रिच पीसेंट। सबसे प्लस पॉइंट, सबसे अच्छी बात ये थी बच्चों कि बंगाल के अंदर जो ये पीसेंट मूवमेंट हुआ था, इसमें पीसेंट का साथ किसने दिया? तो यहाँ के जो जमींदार थे, यहाँ जो मनी लेंडर्स थे और यहाँ पर जो रिच पीसेंट थे, अमीर जो पीसेंट थे, उन्होंने जो पुअर पीसेंट था उनका साथ दिया। 19th century, retired European officer obtained land from जमींदार्स of Bengal, बिहार and began growing indigo। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये रिटायर्ड यूरोपियन ऑफिसर थे, मतलब इंग्लैंड के वे ऑफिसर जो इंडिया में रह रहे थे और अपनी जॉब करते करते रिटायर्ड हो गए, इन लोगों ने जमींदारों से इनकी जमीनें ले ली, ठीक है, और बाद में उसी लैंड पर इन्होंने क्या किया? इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया। इंडिगो मतलब नील, जिससे आप अपने व्हाइट शर्ट को कलर देते हैं, है ना, व्हाइटनेस के लिए वो नील है। और ये जो इंडिगो है ये जमीन के लिए या सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। कंटिन्यू इंडिगो की खेती करने से जमीन की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो ये 19th सेंचुरी के अंदर ये जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने बंगाल के अंदर और इसके अलावा बिहार के अंदर ये सिस्टम शुरू किया कि जमीनें जमींदारों से ले ली गई और वहाँ पर इन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो द इंडिगो, और साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये फरमान निकाला, ये आदेश निकाला कि हर फार्मर अपने लैंड के 1/4 पार्ट पर क्या प्लांटेशन करेगा? इंडिगो प्लांटेशन करेगा, ठीक है। इन अप्रैल 1868, ड्यू टू द इंडिगो प्लांटेशन इन द बक्सर, पौना एंड नादिर डिस्ट्रिक्ट वेंट ऑन द स्ट्राइक एंड रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो। अब जिसका रिजल्ट ये हुआ बच्चों कि 1860 के अंदर बंगाल के अंदर पौना, बरसत और नदिया जो डिस्ट्रिक्ट थी, यहाँ के पीसेंट्स ने इंडिगो कल्टीवेशन करने से और साथ में रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर पीसेंट्स का रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी चिंता में आ गई कि अगर पीसेंट्स ने अगर रिवोल्ट कर दिया तो हमारा जो इंडिगो का प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर बाद में ब्रिटिशर्स ने 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट इंडिगो कमीशन टू अवॉइड मेजर केओस। अब 1860 में ब्रिटिशर्स को ये तो पता चल ही गया था बच्चों कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया पीसेंट्स को तो हो सकता है पूरे बंगाल के अंदर ये पीसेंट मूवमेंट जो है वो फैल जाए। इसीलिए यहाँ पर बंगाल में इंडिगो कमीशन बुलाया गया ताकि कोई मेजर केओस ना हो सके, कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट ना हो सके। और बाद में ये छूट दी गई कि कोई भी फार्मर के साथ में फोर्सफुली उसको इंडिगो प्लांटेशन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कही कि अगर मान लीजिए कि कोई पीसेंट अगर रेवेन्यू नहीं दे पा रहा है, टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो उसको जेल में कैद नहीं किया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, एक टॉपिक कंप्लीट किया है। पीसेंट मूवमेंट चल रहा है हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने बंगाल के पीसेंट मूवमेंट के जो मेन रीजन थे उनको पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम वापस कुछ और पीसेंट मूवमेंट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।